प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 3 में वर्णित अधिगम के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम के विभिन्न प्रकार के अंतर्गत आज हम लोग तथ्यात्मक अधिगम का अध्ययन करेंगे। तथ्यात्मक अधिगम, जिसे अंग्रेजी में फैक्चुअल लर्निंग कहा जाता है। फैक्चुअल लर्निंग या तथ्यात्मक अधिगम के बारे में बात करने से पहले ये समझना आवश्यक है कि तथ्य किसे कहते हैं। चूँकि तथ्यात्मक शब्द तथ्य से ही बना है, तो सबसे पहले हम लोग तथ्य पर विचार करते हैं। तथ्य को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि वैसे सभी कथन जो सत्य हो और जिसे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सके, वैसे सभी कथन तथ्य कहलाते हैं और उन तथ्यों का अधिगम तथ्यात्मक अधिगम कहलाता है। तथ्यात्मक अधिगम से तात्पर्य पहले से प्रमाणित ज्ञान और तथ्यों को सीखना होता है। इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं सिद्ध होते हैं और वैज्ञानिक विधियों के कसौटी द्वारा कसे होते हैं। इसलिए किसी भी कथन को तथ्य कहलाने की आवश्यक शर्त है कि हम उसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकें। तथ्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य तथ्य और दूसरा वैज्ञानिक तथ्य। सामान्य तथ्य में किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, किसी बौद्धिक प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होती। हम उसे सामान्य प्रयास से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि क्लास 6 में 20 बच्चे बैठे हुए हैं। कोई भी जाकर क्लास 6 में देख लेगा, गिनती कर लेगा 20 बच्चे हैं, तो वो उसकी बात सत्य होगी। लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य या जिसे शुद्ध तथ्य कहा जाता है, उसके लिए वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक विधि में जितने चरण शामिल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उनकी कसौटियों पे कसने के बाद ही हम किसी भी कथन को वैज्ञानिक तथ्य या शुद्ध तथ्य कह सकते हैं। चूँकि तथ्य प्रमाण के बिना साबित नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी भी कथन को हम तथ्य सिद्ध करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पे किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न पदों का प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक विधि के पद पे आने से पहले हम लोग ये देख लें कि वैज्ञानिक विधि किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य उस विधि से होता है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अपने विषय वस्तु का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करके वैध सामान्यीकरण या वैलिड जनरलाइजेशन करते हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं वैज्ञानिक विधि के कितने स्टेप्स होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के मुख्य रूप से 6 स्टेप्स हैं। पहला, समस्या का चयन करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा, समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तीसरा, परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। चौथा, प्रदत्त संग्रह यानी डाटा कलेक्शन।
चौथा, पांचवा प्रदत्त का विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस, और आखिरी छठा निष्कर्ष निकालना या ड्राइंग कंक्लूजन। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है समस्या का चयन करना। तो इस पद में, इस स्टेप्स में सबसे पहले हम किसी समस्या का चयन करते हैं। मान लिया जाए कि एक समस्या है कि जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु हमेशा नीचे आती है। थोड़ी देर के लिए आप न्यूटन्स लॉ को भूल जाएं, या फिर किसी ऐसे बच्चे का यह सवाल हो जिसने अभी उन चीज़ों को नहीं पढ़ा हो, उसकी जानकारी नहीं हो, ऐसे बच्चे का सवाल हो कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु नीचे क्यों आती है। ये उसके लिए समस्या है। तो इस तरह से हमने एक समस्या का चयन किया। दूसरा स्टेप्स है समस्या का प्रस्तुतिकरण। अब उस समस्या को हम कई लोगों के सामने, छात्रों के सामने, बच्चों के सामने रखेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे ही की ओर वो आता है। एक बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तीसरा जो स्टेप्स है वो है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का संभावित समाधान। क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो कई लोग अपने तरह से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब तक वो समाधान सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उसे हम अपना नहीं सकते हैं। तो परिकल्पना का मतलब हुआ कि समस्या का संभावित समाधान। अब जब कई लोगों के सामने समस्या आएगी तो कुछ लोग उसका समाधान बताएंगे, कुछ लोग हो सकता है कहें कि ये उतनी शक्ति से ऊपर की ओर नहीं फेंका गया, फेंकने वाला कमज़ोर था, कोई मजबूत आदमी फेंके तो हो सकता है कि वो पत्थर या वो वस्तु नीचे की ओर ना आए। कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस जगह पे कोई जादू हो, कुछ भूत प्रेत हो जो नीचे की ओर खींच लेता हो। कुछ लोग कुछ अपना तर्क दे सकते हैं। तो इस तरीके से कई परिकल्पनाओं का निर्माण यहाँ पे होता है, कई संभावित समाधान लोगों के द्वारा दिया जाता है। चौथा स्टेप है कि डाटा कलेक्शन करना, यानी कि जितने लोगों ने ये समाधान दिया और हम बारी बारी से, बच्चा से, बड़ा से, बूढ़ा से, या फिर स्थान बदलकर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो जितने तरह का हमने उद्यम किया वो सारा का सारा डाटा कलेक्शन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद पांचवा स्टेप है डाटा संग्रह करना, डाटा का विश्लेषण करना। अब हम जितने भी डाटा हमने एकत्र किए उसका विश्लेषण करेंगे, और आखिरी है निष्कर्ष निकालना। और विश्लेषण के बाद हम ये पाएंगे कि चाहे वो वस्तु किसी के द्वारा फेंकी जाए और इस धरती पे किसी जगह से फेंकी जाए, परिणाम एक ही हो रहा है कि वो वस्तु नीचे की ओर आ रही है। तो इसका मतलब है कि धरती के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो ऊपर भेजे गए वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। एक सामान्य निष्कर्ष ये निकल सकता है कि इसके अंदर कोई शक्ति है, और वो शक्ति का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिया, बल दिया। तो इस तरीके से हम किसी कथन को जब वैज्ञानिक विधियों रूपी कसौटी पे
कसेंगे और उस कसौटी पे वो कथन खरा उतरता हो, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हो, तब हम उस कथन को तथ्य की संज्ञा दे सकते हैं। अब दूसरा संदर्भ यहाँ पे है कि तथ्यों का अधिगम बच्चों को कैसे कराया जाए। चूँकि तथ्यात्मक अधिगम या तथ्यों का अधिगम का आशय यह है कि वो पहले से प्रमाणित होते हैं, उनको आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं सिद्ध होते हैं। तथ्य स्वयं सिद्ध होते हैं, सिर्फ आपको उसका स्मरण करना है, उसको याद रखना है। तो चूंकि तथ्य का संबंध बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर से है, इसलिए उसको स्मृति के आधार पे सीखना है, उसको याद करना है, मेमोराइज करना है।